एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि इस समय निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम गतिमान है और मॉड्यूल 1 2 3 आपके लिए जारी कर दिए गए हैं और इसे 31 अक्टूबर तक समाप्त करना है। तो दोस्तों, यह कोर्स जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं चल रहा है बल्कि भारत के कई राज्यों में चल रहा है और 6 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर यह कोर्स हिंदी में चल रहा है, जिसमें है आपका उत्तर प्रदेश, जिसमें है झारखंड, बिहार, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। ये 6 राज्यों में एक साथ ये कोर्स चल रहा है और सेम चीज़ चल रहा है। सारे प्रश्न वही हैं, सारे आंसर वही हैं। पूरा का पूरा निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम ही सबके लिए एक समान रूप से चल रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक साथ कोर्स 1 2 3 यानी मॉड्यूल 1 2 3 तीनों पर आधारित जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी का समुचित हल मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। यह जो है वीडियो 6 राज्यों के अध्यापक भाई बहनों के लिए है, ठीक है। चाहे उत्तर प्रदेश के हों, झारखंड के हों, बिहार के हों, चाहे मध्य प्रदेश के हों, राजस्थान के हों या उत्तराखंड के हों, सभी 6 राज्यों के अध्यापकों के लिए जो है यह वीडियो सहायक होगी, हेल्पफुल होगी। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियोस आपके लिए डालूं आपको सही समय पर प्राप्त हो जाए। तो आइए दोस्तों, हम ले चलते हैं आपको निष्ठा प्रशिक्षण कार्यक्रम के कोर्स 1 2 3 पर आधारित प्रश्नोत्तरी में। पहले कोर्स 1, फिर कोर्स 2, उसके बाद कोर्स 3। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कोर्स 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दोस्तों, जितने लोग अपनी अपनी आईडी से खोलेंगे सब में क्वेश्चन का सीरियल बदला होगा। ऑप्शन ऊपर नीचे होंगे, लेकिन आपको ऑप्शन और क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है। यहाँ पहला क्वेश्चन है, बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम कब अधिनियमित किया गया और कौन से वर्ष में लागू किया गया? वर्ष 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, या वर्ष 2009 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ, या वर्ष 2008 में अधिनियमित और अप्रैल 2009 में लागू हुआ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है दोस्तों पहला ऑप्शन, यानी 2009 में अधिनियमित किया गया और अप्रैल 2010 से लागू हुआ। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के लिए कौन सा वाक्य सही है? सभी या फिर एनसीईआरटी को एनसीएफ विकसित करने के लिए आदेश दिया गया है, यह शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति में उल्लिखित दृष्टि के अनुरूप शैक्षिक उद्देश्य प्रदान करता है, यह पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तकों में शामिल की जाने वाली सामग्री पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प सभी यहाँ पर सही होगा दोस्तों, यह आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा पर पहली और दूसरी राष्ट्रीय नीति को किन वर्षों में तैयार किया गया था? 1966 और 1992, 1968 और 1986, 1967 और 1989, 1986 और 2019। तो इस प्रश्न का सही जवाब है 1968 और 1986, ये आपका राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सभी को छोड़कर यूडीएल सिद्धांत हैं। यूडीएल के 3 सिद्धांत हैं, उसमें से है प्रस्तुति के कई साधन, अभिव्यक्ति के कई साधन, काम करने के कई साधन, लेकिन व्यवहार प्रबंधन के कई साधन। ये आपका रॉन्ग है, इसलिए यही आपका यहाँ पर ऑप्शन लगेगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पाठ्यक्रम के लिए मान्य नहीं है? यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए दृष्टि प्रदान करता है, यह राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा से विकसित होता है, यह स्कूलों में शिक्षा के उद्देश्यों को लागू करने के लिए डिजाइन की गई नियोजित गतिविधियों का एक समूह है, इसमें पाठ्यक्रम पुस्तकों, शिक्षा शास्त्र और मूल्यांकन विधियों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि यह भारत में विभिन्न स्तरों पर शिक्षा के लिए एक दृष्टि प्रदान करता है, ये मान्य नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, समान विकलांगता वाले 2 बच्चे। पहला ऑप्शन है सभी, दूसरा है कक्षा में शिक्षक द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी, तीसरा है हमेशा कक्षा में शिक्षक द्वारा समान हस्तक्षेप की आवश्यकता होगी, और चौथा है कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। तो यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन ही सही है, कक्षा में शिक्षक द्वारा विभिन्न हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है। फिर अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण नहीं है? शिक्षक का सकारात्मक और निष्पक्ष रवैया, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति, शिक्षक का विश्वास कि सभी बच्चे एक साथ सीख सकते हैं, या फिर सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है विकल्प नंबर 3, शिक्षक की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। अगला प्रश्न है, राम दृष्टिबाधित छात्र है, निम्नलिखित में से कौन सा उसके लिए अभिविन्यास और गतिशीलता प्रशिक्षण के लिए सबसे उपयोगी होगा? स्कूल के भवन स्पर्श नक्शे, सीखने की गतिविधि का मौखिक विवरण, ऑडियो क्लिप्स, या नोटबंदी के लिए स्लेट और स्टाइल्स। तो पहला ऑप्शन इसका राइट है, स्कूल भवन के स्पर्श
नक्शे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विकलांग व्यक्ति अधिनियम 2016 आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 समावेशी शिक्षा को शिक्षा की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित करता है जिसमें विकलांगता और बिना विकलांगता वाले छात्र शामिल हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। एक ही स्कूल में भाग लेकिन विकलांगता वाले छात्र अलग कक्षाओं में सीखते हैं। एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली समान बनी हुई है, या सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहला ऑप्शन आपका, एक साथ सीखें और शिक्षण और सीखने की प्रणाली उपयुक्त रूप से अनुकूलित है। फिर अगला क्वेश्चन है एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 स्कूली शिक्षा के मौजूदा 10+2 डिजाइन किस में बदलने का प्रस्ताव देता है? इनमें से कोई नहीं, या 5+3+4 या 5+3+3+4 या 3+5+3+5। तो इसका राइट आंसर है आपका तीसरा 5+3+3+4। इस तरह से दोस्तों ये 10 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया। अब मैं इसको सबमिट कर देता हूँ और स्कोर चेक कर लेता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा स्कोर है 10/10। अब हम इससे बाहर आ जाते हैं। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब हम आ गए हैं मॉड्यूल नंबर 2 का पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। शिक्षक छात्रों को वास्तविक चिंता और रुचि का संप्रेषण कर सकते हैं, उन्हें हमेशा उनका रास्ता देकर, उनके कार्यों पर सवाल नहीं उठाकर, उन्हें गतिविधियों में वरीयता देकर, आँख से संपर्क करके। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आँख से संपर्क करके। फिर दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संवेदनशील शिक्षक की विशेषताएं हैं? हर समय स्वयं और दूसरों की निगरानी करने में सक्षम होना, आलोचना और मूल्यांकन से आहत होना, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना, स्वयं की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना। तो इस प्रश्न का सही जवाब है आपका तीसरा ऑप्शन, छात्रों की आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुरूप होना। अगला प्रश्न है स्कूल कक्षाओं में स्वस्थ वातावरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षकों के गुण और कौशल इस प्रकार हैं: सहानुभूति और देखभाल, संवेदनशीलता और आशंका, संवेदनशीलता और नियंत्रण, संवेदनशीलता और देखभाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है लास्ट ऑप्शन, संवेदनशीलता और देखभाल। अगला प्रश्न है छात्रों के लिए शिक्षकों को कक्षा के वातावरण में सकारात्मकता को बढ़ावा देने की आवश्यकता है ताकि छात्र अनुभव कर सकें सुरक्षित और स्वीकृत, संरक्षित और अनिश्चित, एकांत और सतर्क, अलग और देखने योग्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब है पहला ऑप्शन, सुरक्षित और स्वीकृत। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक संवेदनशीलता के गुण को चित्रित दर्शा सकता है: दूसरों की राय लेकर, दूसरों के साथ काम करने की क्षमता होना, विचारों को व्यक्त और दूसरों को समग्र करना, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। तो इस प्रश्न का सही जवाब लास्ट ऑप्शन है, दूसरों की भावनाओं और विचारों से अवगत होकर। अगला प्रश्न है तदानुभूति है दूसरों के लिए खेद महसूस करना, अपने स्वयं को समझना, अपने और दूसरों से तर्क करना, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। तो यहाँ पर आपका लास्ट ऑप्शन सही है, किसी और की तरह महसूस करना और सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के समूह के बीच द्वंद्व के मामले में आप एक शिक्षक के रूप में कौन सी युक्ति का उपयोग करेंगे? मामले को अपने आप हल करने के लिए छोड़ देंगे, अपने अधिकार का उपयोग करें और मुद्दे का फैसला करेंगे, स्कूल प्रधानाचार्य को मामले में सूचित करेंगे, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। तो इस प्रश्न का सही जवाब आखिरी ऑप्शन है, बच्चों के बीच संवाद करने में सहज बनाएंगे। फिर नेक्स्ट है चौकस श्रवण कौशल उपस्थित होने के लिए एक शिक्षक को छात्रों के निम्नलिखित पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है: व्यवहार और कार्य, मौखिक अभिव्यक्ति, सभी, गैर मौखिक भाव। तो यहाँ पर सभी आपका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन एक प्रभावी सहायक की विशेषता नहीं है? निर्णय लेने में मदद करना, व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना, व्यवहार परिवर्तन को सुकर बनाना, भावनाओं को समझने को सुकर बनाना। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है व्यक्ति के लिए समस्याओं का समाधान करना। फिर अगला प्रश्न है किसी अन्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से स्थितियों को देखने में सक्षम होने की योग्यता या दक्षता को निम्न रूप में जाना जाता है: दृष्टिकोण जानना, द्वंद्व से निपटना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, वास्तविक परीक्षण। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर है दृष्टिकोण जानना। फिर आगे चलते हैं, देखिए 10 क्वेश्चन यहाँ पर हो गए और मैं इसको सबमिट कर दे रहा हूँ और सबमिट करने पर मेरा स्कोर आपको यहाँ पर दिख रहा है 10/10। ठीक है, अब मैं आप इस कोर्स से जो है बाहर आ जाता हूँ और आपको ले चलता हूँ मॉड्यूल नंबर 3 पर। हाँ तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं अब मैं आ गया हूँ मॉड्यूल नंबर 3 पर। मॉड्यूल नंबर 3 का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, लेकिन आप जब खोलेंगे जरूरी नहीं कि ये पहला क्वेश्चन हो, लेकिन क्वेश्चन वही रहेंगे। ठीक है, उनका सीक्वेंस बदला रहेगा। मुख्यतः घरेलू हिंसा कहाँ होती है? गरीब परिवार में, कुलीन परिवार में, ऊपर के दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऊपर के दोनों। नेक्स्ट है इस आसन को पहचाने: भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो ये है आपका भुजंगासन, पहला ऑप्शन सही है।
फिर ये सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, दबा दी जानी चाहिए। अपने भाव छुपाने, अच्छे भाव छुपाने एवं बुरे भाव व्यक्त करने चाहिए, बुरे भाव छुपाने एवं अच्छे भाव व्यक्त करने चाहिए। तो यहाँ पर सभी भावनाएं व्यक्त की जानी चाहिए, पहला ऑप्शन आपका राइट है। किस आसन में बाहें ऊपर की ओर खींची होती हैं? हस्तोत्तासन, शलभासन, धनुरासन, मकरासन। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका पहला जवाब हस्तोत्तासन, ये आपका सही है। फिर आते हैं संतुलित आहार से क्या तात्पर्य है? उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश, वसा और कार्बोहाइड्रेट का समावेश, विटामिन और खनिज, वसा और कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपका पहला है, उचित अनुपात में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन का समावेश। अगला क्वेश्चन है, स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? पीने का पानी और भूकंप, अपर्याप्त स्वच्छता सुविधाएं और सड़क सुरक्षा, सांपों और किसी भी अन्य कीटों द्वारा परिसर पर आक्रमण, टूटी हुई कोई बाउंड्री नहीं होना, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्कूल सुरक्षा और स्वच्छता में क्या नहीं आता? ये सारी चीज़ें तो आती हैं, तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का राइट आंसर है लास्ट वाला, इनमें से कोई नहीं। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक स्वास्थ्य में क्या नहीं आता है? व्यायाम, योग, टीवी पर व्यायाम देखना, घरेलू शारीरिक गतिविधियाँ। तो इस प्रश्न का आंसर है टीवी पर व्यायाम देखना, ये जो है शारीरिक स्वास्थ्य में नहीं आता। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। बच्चों के बीच सभी परिवर्तन एक ही समय में होते हैं। शारीरिक परिवर्तन हमेशा मानसिक सामाजिक परिवर्तन से पहले होते हैं। बच्चे कभी तनाव महसूस नहीं करते। ऐसा है दोस्तों, इस प्रश्न का पहला जवाब आपका राइट है। हमारे शरीर में परिवर्तन प्राकृतिक, सामान्य और स्वस्थ होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में किनका समेकन किया जा सकता है? केवल विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, केवल भाषा और विज्ञान, अतिरिक्त पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, या सभी? तो इस प्रश्न का जवाब है सभी। इनमें जो दिए गए हैं सभी को किया जा सकता है। फिर अगला प्रश्न है, इंटरनेट, गैजेट्स और मीडिया के सुरक्षित उपयोग में क्या क्या शामिल है? साइबर बदमाशी, बुलिंग, अजनबियों के साथ व्यक्तिगत विवरण साझा करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत स्थिति को नियमित रूप से अपडेट करना। तो क्या क्या शामिल है? सोशल मीडिया पर व्यक्तिगत विवरण साझा नहीं करना, ये सुरक्षित उपयोग में जो है शामिल है, ये इसका राइट आंसर होगा। फिर आगे चलते हैं, यहाँ क्वेश्चन हमने 10 अटेम्प्ट किया है, सबमिट करते हैं, स्कोर चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए मित्रों, स्कोर 10 ऑफ 10 है। एग्जिट करके हम बाहर आ जाते हैं और आशा करता हूँ कि मेरा वीडियो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।